बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज ये जो थर्ड चैप्टर है ना, इसकी एक्सरसाइज करेंगे सारी। इसमें हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस वाले सवाल होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। तो सारे इंशाल्लाह इसको हम आज कवर करते हैं एक ही वीडियो के अंदर। सारी एक्सरसाइज जो है वो हो जाए। न्यूमेरिकल अलहदा से बने हुए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होती है, उसमें मैथ की तरह का काम होता है, तो वो हमने अलहदा से रखा हुआ है, वो वीडियो बनी हुई है। ओके तो अच्छा, एक तो ये था कि की पॉइंट्स जो हैं मैं बताना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है पीछे से सारा, लेकिन आपको पता है कि बाज़ डेफिनेशनें हमें मिस हो जाती हैं हमसे और हमारे सामने नहीं आती। तो आप की पॉइंट को लाजमी रीड करें, और यहाँ पे जो पीछे कोई डेफिनेशन आपने याद नहीं की हुई तो की पॉइंटों में से आपने डेफिनेशन लाजमी याद कर लेनी है, इनको छोड़ना नहीं है। ये बहुत ही मस्ट चीज़ें होती हैं क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात हमें पीछे डेफिनेशन मिलती नहीं है, तो हमें की पॉइंटों के अंदर से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, इवन एमसीक्यूज़ के लिए भी मिल जाती हैं। तो ये पढ़िएगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने पीछे सारा ये चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, सारा कुछ किया हुआ है। तो चले अब आगे एमसीक्यूज़ पे आते हैं। तो ये एक्सरसाइज है। तो पहला देखें एमसीक्यू, व्हेन वी किक अ स्टोन, कहता है जब किसी पत्थर को हम किक मारते हैं, पाँव से मारते हैं उसको, वी गेट हर्ट, तो ज़ाहिर है हमारा पाँव जो है वो जख्मी हो जाएगा क्योंकि आगे पत्थर है। तो दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने एक्शन किया, हमने उसको ठुड्डा मारा है, लेकिन जाहिर है कि उसका भी तो आगे से रिएक्शन होना है। जिस फोर्स से हम उसको मार रहे हैं उसी फोर्स ने उसने रिएक्शन देना है, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे हम रिएक्शन को टिक मार्क करेंगे। 3.2, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन, एक ऑब्जेक्ट जो चीज़ है अपनी मोशन, अपनी हरकत को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है, विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो भी उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है, अनटिल, तब तक, यानी कब तक, यानी वो उसको कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है, अनलेस उस पर क्या हो, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो ज़ीरो हो जाए। क्योंकि यहाँ देखें बात हुई है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन पहले भी समझाया था, वो क्या करता है, वो किसी भी बॉडी की स्पीड को बढ़ाता चला जाता है, वो स्पीड तेज़ होती चली जाती है। लेकिन अगर आपने उस स्पीड को रोकना है तो फिर यही होगा कि एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाए। और एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? फोर्स से। हम किसी चीज़ को धक्का लगाते जाएंगे, फोर्स देते जाएंगे, तो फिर वो चीज़ चलती जाएगी ना आगे। तो जब फोर्स लगानी ही आप बंद कर देंगे, फोर्स लगानी रुक दी, तो फिर जब रोक दी फोर्स लगानी तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा और फोर्सेस लग जाएंगी तो फिर वो रुक ही जाएगा। तो इसलिए अगर उसको एक्सेलरेशन को रोकना है तो आपने फोर्स को रोकना है। तो ये देखें, बी वाला आंसर इसमें सही होना चाहिए, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज जीरो। रिजल्टेंट इसलिए कह रहे हैं कि टोटल फोर्सेज, क्योंकि बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही होती हैं, तो सारी फोर्सेस का मजमुआ अगर ज़ीरो हो जाए तो फिर वो बॉडी कहता है कि उसकी जो एक्सेलरेशन है आप उसकी रोक सकते हैं। आगे चलें। 3.3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हमने फोर्स की मुख्तलिफ किस्में पढ़ी थी। बाज़ किस्में थी जो कॉन्टैक्ट वाली हैं, जैसे फ्रिक्शन है, जैसे दूसरी ये चीज़ें हैं, लेकिन ग्रेविटी है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये ऐसी फोर्सेस हैं जो कॉन्टैक्ट के बगैर हो जाती हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी नहीं है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये हमारी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन देखें ना, फ्रिक्शन, ये दोनों हाथ साथ जुड़ेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी ना, तो ये कॉन्टैक्ट आ गया। एयर रेजिस्टेंस, हम हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो एयर की रेजिस्टेंस आएगी। टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो जो रस्सी के अंदर जो टेंशन आती है, तो रस्सी के साथ कोई पत्थर बांधेंगे, उसको खींचेंगे तो कॉन्टैक्ट में आ गया। तो जो भी चीज़ कॉन्टैक्ट में, टच में आ जाए वो फिर कांटेक्ट वाली फोर्स होती है। तो फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, असल में इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, वो जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स बनती है, तो एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पड़ा हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह, तो वो चार्ज दूर दूर हैं लेकिन उनके दरमियान कोई किसी चीज़ ने उनको पकड़ा नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये भी हमने तफसीलन पीछे पढ़ा था। 3.4, अ बॉल विद इनिशियल मोमेंटम p, एक बॉल है और अपने मोमेंटम से जा रहा है, क्योंकि मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी।
तो मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो मोमेंटम आता है। तो एक बाल अपने मोमेंटम से जा रहा है, हिट अ सॉलिड वॉल, उसके सामने एक सॉलिड वॉल है, दीवार है, एंड बाउंसेस बैक, और फिर वापस आता है। जैसे क्रिकेट बॉल है तो हम जाहिर फेंकते हैं तो वो टकरा के वापस आता है, तो वही बात कर रहा है। विद द सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से वापस आता है। इट्स मोमेंटम पी डैश आफ्टर कोलिजन, यानी कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है जिसका उसने नाम पी डैश रखा है, वो किसके बराबर होगा? वो डेफिनेटली इनिशियल वाले के बराबर होगा, क्योंकि मोमेंटम जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है, मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है, ख़त्म नहीं होता। तो जिस मोमेंटम से वो पहले जा रहा है उसी मोमेंटम से उसने रिबाउंड होना है, ठीक है। तो अगर बाद वाला मोमेंटम पी डैश है तो पहले वाले को आप पी कह लें, ठीक है। उसने लिखा भी हुआ है, पी लिखा भी हुआ है, तो पी डैश जो है वो पी के बराबर होगा, ठीक है, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसलिए ये जो बी वाला आंसर है, पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी, ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जी 3.5। यहाँ पे क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। एक पार्टिकल है, वो m मास उसका है, v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कोलाइड विद एन अनदर पार्टिकल, एक और पार्टिकल के साथ वो टक्कर मारता है उसको, ऑफ द सेम मास, उसका भी मास वही है। जैसे बिलियर्ड के बाल होते हैं, ठीक है, स्नूकर के, तो स्नूकर के बाल भी एक जैसा वजन ही होता है उनका, ठीक है। तो एक ने जाके दूसरे को टिक मारनी है, और वो जो सेकंड वाला है वो पहले रुका हुआ है, साकन है, रेस्ट में है। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, तो जो पहला बॉडी जो आ रही थी, पहला जो मास आ रहा था अपनी वेलोसिटी के साथ आ रहा था ना, तो अगला रुका हुआ है, सेम मास है। तो होगा क्या कि पहले ने जब टक्कर मारनी है, अगर सही प्रॉपर सीधी लाइन में वो टक्कर मारेगा तो उस अपनी सारी की सारी वेलोसिटी को कन्वर्ट कर देगा अगले वाले के अंदर, तो अगले वाला चलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो है इनिशियल वाला वो वहीं का वहीं रुक जाएगा, अगर प्रॉपर सही तरह से वो उसको शॉट जो है वो लगी हुई है। तो फिर मतलब ये होगा कि जो पहले वाला है अब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमने उसकी वेलोसिटी कह देना है, देखे ना लिखा हुआ, द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन विल बी 0, वो 0 हो जाएगी क्योंकि अपनी सारी वेलोसिटी उसने सेकंड वाले को दे दी क्योंकि वो रुका हुआ था। तो बहरहाल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए से होता है। तो 3.6 में है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, हमारा जो लीनियर मोमेंटम, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में, उसका जो मोमेंटम है उसको कंजर्व रखना, यानी मोमेंटम को ख़त्म ना होने देना, वो किसके बराबर होता है? वो कहाँ से एक्सप्लेन हो सकता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन हो सकता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये जो हमने पढ़ा था ना, ये जो एक बाल जो है वो हिट कर रहा है दीवार को और फिर वापस आ रहा है, तो जिस इनिशियल मोमेंटम से जा रहा होता है उसी मोमेंटम से वापसी की तरफ आता है, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो वही तो एक्शन और रिएक्शन है। तो फिर एक्शन और रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को शो करा देते हैं, ठीक है, कि जितना एक्शन हुआ वो इनिशियल मोमेंटम, जितना रिएक्शन हुआ वो फाइनल मोमेंटम, और दोनों मोमेंटम सेम होते हैं। तो इसलिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमारे मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। 3.7 एन ऑब्जेक्ट विद अ मास ऑफ 5 kg मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, स्पीड भी हो गया, मास भी हो गया। अ कांस्टेंट फोर्स देन एक्ट ऑन इट, उस पर फोर्स लगती है 5 सेकेंड के लिए उसके ऊपर, एंड गिव्स इट अ वेलोसिटी, और उसकी अभी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी उसको और दे देती है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये प्रॉपर एक तरह का ना वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वो उसको हल करने के लिए ये देखें मैंने साइड पे थोड़ा सा बनाया हुआ है। ये असल में वो फार्मूला यहाँ पे लगता है जो इम्पल्स का फार्मूला हमने डिराइव किया था पीछे, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा वी। ठीक है, ये पीछे पढ़िएगा, 3-4 पेजेस पीछे करके देखें बुक में, ये मौजूद है वहाँ पे फार्मूला। अब यहाँ से हमें F फाइंड करनी है, फोर्स। तो ये जो डेल्टा T है, M है, डेल्टा V है, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। डेल्टा T टाइम कितना है वो देखें, 5 लिखा है, ये यहाँ लिखा होता है ना 5 सेकेंड, तो डेल्टा T की जगह 5 यूज़ करेंगे। M मास जो है उसका 5 kg है, वो 5 kg हम यहाँ M की जगह यूज़ करेंगे। अब ये जो डेल्टा V है वो VF माइनस VI है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करते हैं। तो फिर दो वेलोसिटीज है हमारे पास, एक 10 है और एक 2 है, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, लेकिन ये जो 2 वाली है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखें 2 के साथ हमने माइनस का साइन लगा लेना है। अब जाहिर है 2 माइनसेस मिलकर प्लस हो जाते हैं, तो 10 और 2 हो जाएगा 12।
ठीक है, तो 12 हुआ यहाँ से, और ये 5 जो है इधर जाएगा, अगर ये 5 उठ के इस तरफ जाए तो 5 से 5 कट जाता है, तो F इज इक्वल टू 12 आ जाता है। तो फोर्स जो है ये 12 आएगी और डेफिनेटली माइनस में आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही है, प्रॉपर सवाल लिख के करने वाला है। नेक्स्ट ये 3.8 है, अ लार्ज फोर्स, एक बड़ी फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पे काम करती है, फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत ही थोड़े अरसे के लिए। ये वही डेल्टा टी वाला चक्कर आ गया, इम्पल्स वाला। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन। अब इसमें क्या चीज़ हम फाइंड करते हैं, जब इम्पल्स आती है ना, ये बहुत शॉर्ट, ये असल काम है, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वेरी शॉर्ट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम हो तो वहाँ पे फोर्स फाइंड करनी मुश्किल हो जाती है। तो वहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, इम्पल्स फाइंड करते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है, फोर्स का और चेंज इन टाइम का दोनों का प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो ये देखें सी में लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, तो ये कब होना है, जब वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो, ये हमें याद रखना है। 3.9, अ लुब्रिकेंट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड, एक जो लुब्रिकेंट है जैसे ग्रीस वगैरह है वो हम लगाते हैं बिटवीन टू सर्फेसिस, दो सतहों के दरमियान, टू डिक्रीज फ्रिक्शन, जाहिर है फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो लुब्रिकेंट क्या करेगा, लुब्रिकेंट ये करता है प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्फेस। अब जाहिर है ये दो हैं, तो ये दोनों अगर रगड़ खाते हैं तो यहाँ दरमियान में अगर ऑयल लग जाए, कोई चीज़ लग जाए, तो वो लुब्रिकेंट हो जाएगा। तो लुब्रिकेंट की एक तय जो है वो दरमियान में आ जाएगी। तो वो तय जो है वो क्या करेगी, दोनों सतहों के डायरेक्ट कांटेक्ट को नेगेट करेगी, डायरेक्ट कर, क्योंकि उनके दरमियान में, ये दरमियान में ना वो एक सतह बन जानी है, एक तय बन जानी है, उसकी लेयर बन जानी है। तो इसकी वजह से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे, बीच में वो सतह आएगी, तो ये स्लाइडिंग ईजी हो जाती है। तो ये है प्रिवेंट डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सर्फेसेस। तो ये हमारे 9 MCQs हो गए। उसके बाद देखें आपके सामने ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फिर कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स वाले सवाल हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारे सवाल हैं, और फिर ये कंप्रीहेंशन सवाल है, लॉन्ग वाले क्वेश्चन। न्यूमेरिकल्स मैंने कर दिए हुए हैं, तो ये तीनों जाहिर है कि मैंने उसके ऊपर वर्ड वाली फाइल के अंदर किए हैं। अब वहाँ से हम करते हैं इनको। लो जी, ये मैंने लिखा हुआ चैप्टर 3, उसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें देखें पहला सवाल, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस इन मोशन मे बी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। एक फोर्स जो है मोशन में किस किस तरह की तब्दीलियां ला सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से कैसी चेंजेस आ सकती हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देनी है। नंबर 1, स्टार्ट और स्टॉप द मोशन। डेफिनेटली या तो मोशन को हम शुरू करा लेंगे या उसको रोकेंगे, एक तो ये काम हम कर सकते हैं। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले वो आहिस्ता था, तेज़ कर लें, या तेज़ है तो उसको आहिस्ता कर लें। तो स्पीड में जो चेंज लानी है वो भी फोर्स से आती है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, धक्का मार के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, तो फोर्स लगाने से आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, तो उसकी जो है। और चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स लगा के उसको अगर वो मुलायम है या किसी भी तरह का है तो उसकी शक्ल भी आप चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये 4 किस्म के काम जो है फोर्स के ज़रिए हो सकते हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, वही जो आगे बात कर रहे थे कि कॉन्टैक्ट वाली जो फोर्सेस हैं, और इस चैप्टर के शुरू में उसने काफ़ी सारी बताई हुई हैं फोर्सेस, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो है वो आ जाएंगी उसमें। तो एक देखें, पुशिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स को जब आप धक्का मारते हैं तो ज़ाहिर हाथ रख के उसको बल कर रहे होते हैं ना, तो एक एग्जाम्पल ये है। किकिंग अ बॉल, बॉल को किक करना, वो भी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो होगा। फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड, टायर और रोड भी आपस में कॉन्टैक्ट में आ गए। टेंशन इन अ रोप, वो भी हमने देखा। एयर रेजिस्टेंस, वो भी मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया MCQs के अंदर। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। 3. अच्छा हाँ, इसमें अगर ये नाम बताएं, कहे ना कि जी एग्जैक्ट नाम बताएं, तो फिर नाम भी हैं पीछे वो सारे लिखे हुए वो बुक के अंदर शुरू में ही, तो आप वहाँ से नेम्स ले सकते हैं। 3.3 है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन फ्री स्पेस। एक ऑब्जेक्ट जो है, कोई चीज़ जो है वो स्पेस में, हला में, यहाँ नहीं, स्पेस में है जहाँ पे कोई एयर नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे कहता है कोई चीज़ है जो एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ओके, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव विद दिस स्पीड। आप कहते हैं इसी वेलोसिटी से अगर वो चलता रहे तो कब तक वो चलता रहेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो हमेशा चलता रहेगा,
क्योंकि वहाँ पे ना कोई ग्रेविटी है, ना कोई एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, कोई और फोर्स उस पर लग ही नहीं रही। तो जब तक फोर्स नहीं लगनी तो न्यूटन का पहला कानून यही तो कहता है कि वो चीज़ हमेशा मूव करती रहेगी। सो देखें लिखा हुआ है इन फ्री स्पेस वेयर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, हवा की भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, अदर एक्सटर्नल फोर्सेज नहीं है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विल कंटिन्यू टू मूव एट दैट वेलोसिटी इनडेफिनेटली। काम है इनडेफिनेटली, हमेशा के लिए वो चीज़ चलती रहेगी। तो ये हमने फिर इम्पल्स की डेफिनेशन बतानी है। तो इम्पल्स मैंने बताया वो क्या होता है, फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, ठीक है, F इंटू डेल्टा टी, आप यही भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन भी है। द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, ज़रब देनी है फोर्स को, एंड द टाइम इंटरवल, वो जो टाइम का इंटरवल है, ओवर विच द फोर्स एक्ट, जितने टाइम के लिए वो फोर्स लगी है। मैथमेटिकली इम्पल्स जो है उसको इस तरह से लिखते हैं, इम्पल्स इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी या M इंटू डेल्टा वी, वो ज़ाहिर मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको हम लिख सकते हैं। तो ये इम्पल्स की डेफिनेशन हो गई। 3.5 वाई हैज नॉट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बिन प्रूव्ड ऑन द अर्थ, कहता है न्यूटन का जो पहला कानून है वो अर्थ के ऊपर प्रूव क्यों नहीं होता। उसकी एग्जांपल अभी हमने वो जो पहला ये पढ़ा है, कौन सा पहला, नहीं ये वाला थर्ड वाला जो पढ़ा है कि एक बॉडी जो स्पेस में मूव कर रही हो तो वो हमेशा मूव करती है। तो ये कानून जो है वो वहाँ पे लागू हो गया ना स्पेस के अंदर, लेकिन अर्थ पे नहीं होता, क्योंकि अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस है, बाकी चीज़ों की फोर्सेस हैं, तो वो सारी फोर्सेस लग के वो चीज़ रुक जाती है। लेकिन फर्स्ट लॉ तो कहता है कि वो चीज़ मूव करती रहे हमेशा के लिए, अगर मूव कर रही है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम बताएंगे ऑन अर्थ दिस लॉ कैन नॉट बी परफेक्टली प्रूव्ड, ठीक है, बिकॉज देर आर ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्सेज, हमेशा बैरूनी फोर्सेज लगेंगी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, सच एज फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है। दीज फोर्सेज काज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन, इसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व मोशन विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, ठीक है। तो इनके बगैर ज़ाहिर हम नहीं कर सकते। 3.6 When sitting in a car, जब आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, which suddenly accelerate, जो अचानक तेज होती है, अचानक से स्पीड पकड़ती है, फ्रॉम रेस्ट, पहले वो रुकी हुई थी, यू आर पुश्ड बैक, तो फिर आप क्या करते हैं, आप सीट के अंदर पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप, वो क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया, कि आप अपनी जगह को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, लेकिन वो बॉडी एकदम से कार मूव करती है तो आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करने में रेजिस्ट करते हैं। सो यही बात उसने पूछी हुई कि क्यों होता है ऐसे। सो व्हेन अ कार सडनली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट यू आर पुश्ड बैक इनटू द सीट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से योर बॉडी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाह रही होती है, व्हाइल द कार एक्सेलरेट फॉरवर्ड, कार आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है, काजिंग यू टू फील, फिर आपको ये फील होता है कि आप गाड़ी में पीछे की तरफ पुश हो रहे हैं। ये हो गया। 3.7 द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ इज अ नेट फोर्स। अब जो न्यूटन का तीसरा सेकंड कानून है वो हम जब लिखते हैं ना F इक्वल टू ma, तो उसमें हम फोर्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो कहते हैं ये जो फोर्स हम डिफाइन कर रहे हैं ना, ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। और क्या ऐसा ही होता है, यही वो कह रहे हैं कि मुझे हमें ज़रा एक्सप्लेन करके दें कि रिजल्टेंट क्यों है। द फोर्स एक्सप्रेस्ड इन दिस लॉ इज द नेट फोर्स, ये नेट होती है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस, ये जितनी भी ताकतें लग रही होती हैं एक बॉडी के ऊपर, उनका ये सम होता है, उनका ये मजमुआ होता है एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ओनली द नेट फोर्स। और फिर ज़ाहिर है जो नेट फोर्स आती है, जो टोटल फोर्स है, वो क्या करती है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन, उसी से पता चलता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और वो कितना आगे चलेगी, ठीक है। तो सिंपल सा काम है कि नेट फोर्स ही होती है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सिंगल फोर्स पता नहीं कहाँ लगेगी, सिंगल तो होती नहीं है, कुछ सारी फोर्सेस का मजमुआ आप करेंगे तो फिर वो एक जो सिंगल फोर्स बनेगी टोटल, वो हम कहते हैं उसको नेट फोर्स है, और वही F इक्वल टू ma पे लग रही है। तो ये हम करेंगे। 3.8 हाउ कैन यू शो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये हमने पढ़ा था, रोलिंग जो है वो कम होती है, स्लाइडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। स्लाइडिंग क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सारी की सारी सतह एक के ऊपर दूसरी रगड़ खा रही होती है। रोलिंग के अंदर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत थोड़ा हो जाता है। सो ये हम पढ़ेंगे, इट इज़ ईजियर टू पुश अ हैवी बॉक्स ऑफ व्हील्स, एक के हैवी बॉक्स है लेकिन उसके अगर व्हील लगे हुए हैं तो व्हील क्या होते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, तो वो ईजी आसान हो जाता है देन टू ड्रैग, कि उसको खींच के लेके जाएं। खींचने का मतलब फिर यही होगा कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। टू ड्रैग द सेम बॉक्स, उसी बॉक्स को आप जो है वो ड्रैग कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है।
द रिड्यूस्ड फ्रिक्शन इज रोलिंग, ठीक है, जो फ्रिक्शन कम हो रही है वो रोलिंग की वजह से है, ड्यू टू द स्मॉल कॉन्टैक्ट एरिया। ये असल बात कि जो कॉन्टैक्ट वाला एरिया है वो थोड़ा है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस ओवर टाइम एज द ऑब्जेक्ट रोल, और ऑब्जेक्ट रोल करता जाता है और वो उतने ही एरिया के ऊपर फोर्स लग रही होती है। तो ये 3.8 भी हो गया। 3.9 में है डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या थी? तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी रीच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए हमने पढ़ा था पैराशूट वाली एग्जांपल में। तो पैराशूट वाली एग्जांपल में ये था कि ज़मीन जो है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है ना, तो एक्सेलरेट करवाती है उसे जी की वैल्यू से 10, और वो तेज़ होती चली जाती है। लेकिन कहते हैं कि एक टाइम आता है कि इतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है कि उस स्पीड पे वो जो स्पीड और ग्रेविटी का जो है कांटेक्ट वो एक जैसे बराबर हो जाते हैं। तो जब बराबर जिस स्पीड पे जाके वो बराबर होते हैं उसको हम ये कहते हैं, क्या नाम है इसका? टर्मिनल वेलोसिटी। सो देखें, टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कांस्टेंट वेलोसिटी रीच्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज़ अचीव कर सकती है, व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जब ग्रेविटी की जो कुव्वत है पुलिंग इट डाउनवर्ड, जिसको नीचे को खींच रही है, इज बैलेंस्ड, वो बैलेंस कर देती है बाय द अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ज़ाहिर अपोजिट फोर्स उस पर एयर लग रही है, एयर उसको ऊपर रखना चाह रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो दोनों फोर्सेस जब बराबर हो जाए उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। 3.10 है एन एस्ट्रोनॉट वॉकिंग इन स्पेस। एक हलाबाज है, स्पेस में गया हुआ है, वहाँ पे वो चल रहा है, वांट टू रिटर्न टू हिज शिप, स्पेसशिप, अपनी स्पेसशिप से बाहर गया हुआ है, अपने वो जो गाड़ी है उसकी, उससे वो बाहर है, वहाँ पे वॉकिंग कर रहा है जो भी है, लेकिन अब वो वापस जाना चाह रहा है अपनी उस गाड़ी के अंदर। बाय फायरिंग अ हैंड रॉकेट, और उसके हाथ में एक रॉकेट है, उसको वो फायर करेगा तो वो उस तक जाएगा। लेकिन अब ये पूछा ये जा रहा है कि उसको फायर किधर को करेगा, तो डेफिनेटली जिधर को उसने जाना है उसके अपोजिट में करेगा। अब अगर उसने आगे को जाना है तो पीछे की तरफ फायर करेगा। अगर मुझे ही ध्यान रखें कि मैंने अगर पीछे को जाना है, गाड़ी मेरी पीछे है स्पेस के अंदर, तो मैं रॉकेट को आगे को फायर करूंगा, क्योंकि रॉकेट जो आगे को फायर हुआ है उसके रिस्पॉन्स में रिएक्शन के तौर पे मैं पीछे को जाऊंगा। ठीक है ना, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है एक्शन का रिएक्शन, रॉकेट आगे गया मैं पीछे को जाऊंगा, तो मैं जब पीछे को जाऊंगा तो गाड़ी मेरी पीछे होगी। तो मतलब ये कि हमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको फायर करना है। The astronaut must fire the hand rocket in the direction opposite to the spaceship. ठीक है, उसके opposite. According to Newton's third law of motion, for every action there is an equal and opposite reaction. वही बात, firing the rocket in the opposite direction will push the astronaut towards the spaceship. पीछे की तरफ वो आएगा, allowing him to return, और इस तरह वो रिटर्न हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो ये हमारे हो गए सारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब जरा आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग तो हर नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है, इसमें भी अगेन वो शॉर्ट की तरह वो चीज़ पूछ रहा होता है, भाई ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, शॉर्ट का और लॉन्ग का। ठीक है, कंसेप्चुअल कह लें, कंसेप्चुअल सवाल एक किस्म के होते हैं। तो 3.1 में है 2 आइस स्केटर्स। आइस स्केटर होते हैं कि नीचे आइस होती है, उन्होंने पैरों के अंदर ना वो रेडियाँ सी वो बांधी होती हैं शूज़ के साथ, ठीक है, और उस पर फिर वो स्लाइड करते हैं उसके ऊपर, वो आइस के ऊपर। तो इनको हम कहते हैं आइस स्केटर्स। वेइंग 2 है बंदे, एक का 60 किलो है वजन, एक का 80 किलो है। पुश ऑफ अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे को धिक्का मारते हैं। जैसे वो खेल रहे होते हैं, हॉकी खेल रहे होते हैं, तो एक दूसरे को धिक्का मारा उन्होंने। तो अब ये जो धिक्का मारा है उसका वो बताने लगे हैं। ईच अदर ऑन अ फ्रिक्शनलेस आइस ट्रैक। आइस जो ट्रैक है, जो आइस की जगह है जहाँ पे वो कर रहे हैं अपना काम, वो फ्रिक्शनलेस है। अब होगी थोड़ी बहुत फ्रिक्शन, लेकिन हम अपनी वो आसानी के लिए उसको कह देते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है। द 60 kg स्केटर गेन्स अ वेलोसिटी। अब जो 60 किलो वाला बंदा है जिसका वजन कम है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड उसको वेलोसिटी मिल गई धक्का लगने के बाद। ठीक है, कंसिडरिंग ऑल द रेलिवेंट कैलकुलेशन, बाकी भी कैलकुलेशन कहते हैं ध्यान में रखते हुए, एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई टू दिस सिचुएशन। तो कहते हैं इसमें न्यूटन का जो तीसरा कानून है वो कैसे अप्लाई होता है और क्या हो रहा है इसके अंदर। तो देखें, हम लिखेंगे व्हेन द 2 आइस स्केटर्स पुश ईच अदर दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे ऑन ईच अदर। ठीक है, जैसे भी न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। 60 kg स्केटर जो है उसको 4 मीटर की स्पीड मिली है। टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 80, अब ज़ाहिर 80 वाले की वेलोसिटी भी हम देखेंगे यही न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगा के। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको भी तो डील करता है, पीछे हमने एमसीक्यू में पढ़ा। तो फिर वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम लेके ना वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे।
फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। इनिशियल मोमेंटम 0 क्यों है? क्योंकि पहले टक्कर लगने से पहले वो रुके हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने खड़े हुए हैं। अब एक दूसरे को पुश किया है तो उसके बाद की वेलोसिटी बनी है ना, एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, एक की 4 की आगे, दूसरे के नहीं हमें पता, उसी दूसरे की वेलोसिटी हम फाइंड करने लगे हैं। तो पहले वो रुके हुए थे तो मोमेंटम 0 था, तो इसलिए देखिए मोमेंटम 0 रखा है। अब m1 हमारा 60 kg है, v1 उसकी वेलोसिटी हमें 4 पता है, m2 हमारा 80 kg है, v2 हमें फाइंड करनी है, उसी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, इसको हल कर लेंगे। 60 और 4 ज़रब हो गए 240, 80 v2 के साथ है, 240 उधर गया माइनस हो गया जैसे मैथ में करते हैं, और 80 जाके जब उसको डिवाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी -3। तो इसका मतलब क्या है कि जो 80 किलो वाला बंदा है वो -3 की स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा। 3 तो उसकी स्पीड आ गई ना 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस का मतलब ये है कि उसके वो अपोजिट में जाएगा। The negative sign indicate that 80 kg skater moves in the opposite direction. Newton's third law ensures the forces are equal, but the resultant velocities depend on their masses. Actually ये है कि दोनों का मास डिफरेंट था। मास अगर दोनों का एक जैसा होता ना तो दोनों की वेलोसिटी बिल्कुल सेम होनी थी, लेकिन ज़ाहिर है 60 वाले का मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जो 80 वाला है मास ज़्यादा है तो उसकी डेफिनेटली वेलोसिटी कम होगी, तभी तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगी। 3.2 यहाँ पे कहता है जी इन्फ्लेटेबल एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड इन द व्हीकल्स। कहता है ये जो गाड़ियाँ होती हैं ना उसकी सेफ्टी के लिए उसके अंदर बैग रखे जाते हैं। जो ड्राइवर होता है चलाने वाला, एक तो उसने सीट बेल्ट बांधी होती है, और अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट हो जाए, टक्कर लग जाए, तो वो जो बैग सामने होते हैं वो एकदम से खुल जाते हैं और उसके अंदर हवा भर कर दी है और वो आपके साथ लगते हैं और आपको बचा लेते हैं। तो उसकी वो बात कर रहा है इन्फ्लेटेबल, जिसमें हवा भरी जा सके। एयर बैग्स आर इंस्टॉल्ड, लगाए जाते हैं इन द व्हीकल, गाड़ियों के अंदर, एज सेफ्टी इक्विपमेंट, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज द एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, ये जो हमारे एयर बैग्स हैं इनका क्या फ़ायदा है सीट बेल्ट के ऊपर, ठीक है, सीट बेल्ट से ज़्यादा फायदेमंद ये क्यों है। एयर बैग्स इंक्रीज द टाइम, कहता है ये जो एयर बैग है वो आपका टाइम बढ़ा देते हैं, ओवर विच अ पैसेंजर्स मोमेंटम इज रिड्यूस्ड। टाइम ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम के बदले में आपका मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब उसने आके आपसे टकराना है तो आपने फिर जब आगे को पुश करना है तो आपको पुश करने में टाइम लगेगा, तो उस टाइम लगने का मतलब ये है कि मोमेंटम कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से टू रिड्यूस ड्यूरिंग अ कोलिजन फ्रॉम द इक्वेशन हमने ये पीछे पढ़ी थी, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। ये भी अगेन वो जो इम्पल्स वाला जो टॉपिक पढ़ा था ना वहाँ पे है, क्योंकि यही डेल्टा टी उधर जाता है ना F के पास, F इंटू डेल्टा टी वो इम्पल्स बनता है और वो मोमेंटम के बराबर होता है, तो ये डेल्टा P वो बेसिकली मोमेंटम है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डेल्टा टी, अगर आप डेल्टा टी को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, रिड्यूस द फोर्स, तो ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि डेल्टा टी देखें बटे में है। जो चीज़ बटे में होती है अगर वो ज़्यादा चीज़ हो तो किसी चीज़ को डिवाइड करके आंसर छोटा ले आती है, तो फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात समझें। अगर आप देखें डेल्टा टी बटे में है तो बटे का आप कैलकुलेटर में करके देखें, 1 को डिवाइड करें 2 से तो आंसर आता है 0.5, लेकिन 1 को अगर आप 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.1। जितनी नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा होगी आंसर उतना छोटा आएगा, तो इसलिए डेल्टा टी जब टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑटोमेटिकली कम आएगी। जब फोर्स कम आएगी तो फिर आपको ना वो जो सर फटना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही कम लग रही है आपके ऊपर, ठीक है। रिड्यूसेस द फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर, सीट बेल्ट आल्सो रिड्यूस फोर्स, वो भी ज़ाहिर कम करेंगी बट ओवर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सीट बेल्ट का नुकसान ये है कि वो थोड़े से टाइम के लिए करती है ना, तो इसलिए आप तेज़ी के साथ आगे को जाओगे, लेकिन ये जो एयर बैग्स हैं वो आपके टाइम को बढ़ा देते हैं, तो आप जो है वो आहिस्ता जाओगे, आपके ऊपर जो है वो कम लगेगा। तो ये हमने इसका आंसर देना है, आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप रेडी कर सकते हैं। 3.3 अ हॉर्स रिफ्यूजेस टू पुल अ कार्ट, एक घोड़ा है वो कहता है भाई मैंने जिस जगह आपने मुझे जोता हुआ है ना जिस टांगे के साथ, मैंने नहीं इसको चलाना। क्यों नहीं चलाना, वो रीज़न आगे बता रहा है। द हॉर्स आर्ग्यूज, हॉर्स जो है घोड़ा जो है वो आपसे बात कर रहा है, आपको अपनी दलील दे रहा है। दलील क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तीसरा जो कानून है न्यूटन का, वट एवर फोर्स आई एग्जर्ट ऑन द कार्ट, जो भी ताकत मैं लगाता हूँ ये इस टांगे के ऊपर, द कार्ट विल एग्जर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो जितना फोर्स मैं टांगे के ऊपर लगा रहा हूँ वही फोर्स जो है टांगा मेरे ऊपर लगा रहा है। एक्शन और रिएक्शन यही तो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
ठीक है। तो जब वो दोनों एक जितनी ही फोर्स लग रही है तो कैंसिल हो गई, तो फिर मैं कैसे मूव करवाऊंगा इसे? तो कहता है भाई मैं नहीं कर सकता ये, तो फिर मैं मूव ही नहीं करा सकता उसको। तो वो कहता है ये ज़रा बताएं कि ये जो रीजनिंग घोड़ा दे रहा है ये गलत तो है, लेकिन कैसे गलत है? तो वो रीजनिंग हमने गलत उसकी साबित करनी है। होता असल में ये है, ये तो बात वो ठीक है कि जितनी फोर्स उसने कार्ट पे लगानी है उतनी ही कार्ट ने उसके ऊपर पीछे की तरफ लगा देनी है, कैंसिल हो जानी है। लेकिन एक और काम भी तो हो रहा होता है, घोड़ा अपने पैरों के साथ ज़मीन को पुश कर रहा होता है। पैरों से हम भी जब किसी चीज़ को पकड़ के आगे को चलना चाहेंगे तो हम अपने पैरों से ज़मीन को पुश करेंगे पीछे को। तो ज़मीन को जब पुश करेंगे तो ज़मीन ने एज ए रिएक्शन आपको पुश करना है, तो फिर वो जो रिएक्शन है उसकी वजह से वो चीज़ आगे जानी है। तो ये हमने लिखना है, द हार्स रीजनिंग इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है जो हार्स बात कर रहा है, बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू एक्शन रिएक्शन पेयर्स। वो पेयर्स होते हैं, जैसे अभी बताया कि जी हार्स ने उस कार्ट पे लगाया, कार्ट ने उस पे लगाया, तो वो रिएक्शन पेयर के तौर पे लगता है। द हार्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स बैक ऑन द हार्स, ठीक है। हाउएवर, अब असल आंसर यहाँ से है, हाउएवर द हार्स कैन स्टिल एक्सेलरेट द कार्ट, हार्स अभी भी कार्ट को बढ़ा सकता है, उसके अंदर मूवमेंट ला सकता है, बिकॉज द ग्राउंड प्रोवाइड अ रिएक्शन फोर्स। तो जो ज़मीन है वो रिएक्शन की फोर्स उसको देगी टू द हार्स पुश, क्योंकि हार्स उसको पुश कर रहा है ज़मीन को, अलाउइंग इट टू मूव, ठीक है। तो इससे फिर वो ज़ाहिर है आगे की तरफ वो मूव करेगा। 3.4, व्हेन अ क्रिकेट बॉल हिट्स हाई, कहते हैं जब क्रिकेट का गेंद है उसको ऊंचा फेंकते हैं, फील्डर ट्राइज टू कैच, फील्डर उसको पकड़ने की कोशिश करता है, वाइल होल्डिंग द बॉल, जब वो गेंद पकड़ता है, ही और शी ड्रॉज हैंड बैकवर्ड, अपने हाथों को पीछे लेके वो जाता है, वाई। अगर याद हो तो मैंने पीछे जब वो थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये एग्जांपल दी थी कि वो हाथ पीछे क्यों करता है, क्योंकि उसका मोमेंटम जो है वो कम करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली वो कांटेक्ट में आएगा तो वो हिट करेगा आपके हाथ को, ठीक है। वो उसकी स्पीड के साथ ही अब अपनी स्पीड भी बनाते हैं, तो इस तरह से वो होता है। तो ये बात देखें, कहते हैं व्हेन अ फील्डर कैचेज अ हाई क्रिकेट बॉल ड्राइंग द हैंड्स बैकवर्ड, जब हाथों को पीछे को लेके जाएंगे, इंक्रीजेज द टाइम डेल्टा टी, वो जो इम्पल्स है वो देखे ना, आपका हाथ वहीं का वहीं हो, गेंद आके फौरन टकरा रहा है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में आएगा ना, लेकिन अगर आप टाइम को बढ़ा लें, जैसे पीछे बात की थी कि टाइम जब बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाती है, तो आपने टाइम को बढ़ाना है, तो जो ही उसने लगने आपने हाथ को भी पीछे करना है, तो वो जो कांटेक्ट का टाइम है वो बढ़ जाएगा। हाथ अगर ऐसे ही रहे, फौरन आके ऐसे लगे धड़म, ठीक है, तो वो कितने मिली सेकेंड में के लिए लगेगा, लेकिन जो ही हाथ को गेंद लगने लगा और लगते लगते आप हाथ पीछे लेके जा रहे हैं ऐसे, तो फिर जाहिर है वो कांटेक्ट होने का टाइम बढ़ गया, ज़्यादा हो गया कांटेक्ट होने का टाइम। तो जब टाइम बढ़ गया तो टाइम बढ़ने का जो रीज़न पीछे दी है कि फोर्स जो है वो कम हो जाती है, तो वो फोर्स कम होगी तो हमें तकलीफ जो है वो कम होगी। तो ये वो बात कर रहा है, इंक्रीजेज द टाइम डेल्टा टी बढ़ जाएगा, ओवर विच द बॉल्स मोमेंटम इज रिड्यूस्ड, उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी उसकी फोर्स कम हो जाएगी, जो कि ये जो इक्वेशन बताई हुई है हमने, डेल्टा टी रिड्यूसेस एंड सो ऑन। बात समझ आ गई, हमारे हाथ की सेफ्टी जो है वो हो जाती है। आगे चलें 3.5, व्हेन समवन जंप्स फ्रॉम अ स्मॉल बोट, अब ये भी बड़ा मज़े का कंसेप्ट है। कहता है कि अगर छोटी सी कश्ती हो ना और वो किनारे आके लगी हो और आप कश्ती के आखिरी सिरे के ऊपर चढ़ के और छलांग मार के आप आगे आना चाह रहे हो किसी जगह के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, तो अक्सर औकात क्या होता है, आप पानी के अंदर ही वापस गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने उसके ऊपर खड़े होकर जंप मारना है ना, तो आपके पैरों ने पुश करना है उसको पीछे की तरफ, तो चूंकि वो छोटी है क्या बोट, ठीक है, कश्ती छोटी है, हल्की है, तो आपके पैरों के पुश की वजह से वो पीछे को जाएगी और आप उसी टाइम छलांग मारते हो। तो जब छलांग मारते हो तो बजाय आगे जाने के आप वहीं के वहीं रह जाते हैं और कश्ती पीछे को हो जाती है, तो आप पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो ये काम हमने यहाँ एक्सप्लेन करना है। व्हेन समवन जंप फ्रॉम अ स्मॉल बोट ऑन टू द रिवर बैंक पे जंप छलांग मारने लगे हैं, द बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, बोट भी ज़ाहिर है आपके ऊपर फोर्स लगाएगी जंपर के ऊपर, और ज़ाहिर है जंपर आगे को जाता है। इफ़ द बोट, अब ये असल काम, इफ़ द बोट इज़ लाइट, अगर बोट हल्की है, छोटी बोट की बात उसने की है ना, इट मूव्स बैकवर्ड, ये पीछे को जाती है, रिड्यूसिंग द जंपर्स फॉरवर्ड मोमेंटम, उसने जो आगे को जाना है उसका मोमेंटम वो कम कर देती है। दिस ऑफन कॉज द जंपर टू फॉल इनटू द वाटर, तो वो फिर पानी में गिर जाता है। ये हो गया 3.6, इमेजिन दैट इफ फ्रिक्शन वैनिशेस, कहता है आप सोचें कि अगर फ्रिक्शन टोटली ख़त्म ही हो जाए,
फ्रिक्शन जो है, ज़मीन के ऊपर से फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो हमारा रोज़मर्रा का जो काम है वो कैसे मुतासर होगा, वो हमने उसको पॉइंट देने हैं। तो कहते हैं नंबर 1 ये है कि वॉकिंग और रनिंग वुड बी इम्पॉसिबल। चलना दौड़ना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो चलना दौड़ना होता ही फ्रिक्शन की वजह से है, क्योंकि आपकी वो ग्रिप नहीं बनेगी ज़मीन के साथ। व्हीकल्स वुडंट मूव और स्टॉप। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो वो फिर चलती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो उसको चलना ही नहीं आएगा, क्योंकि चलना तो वही है ना जब वो ग्रिप बनेगी टायर की और रोड की, तो ना चल सकेगी, अगर चल रही है तो वो रुक नहीं सकेगी। ऑब्जेक्ट्स वुड स्लाइड ऑफ सर्फेसेस, तो स्लाइडिंग आसान हो जाएगी, क्योंकि वो फिर ज़ाहिर है फ्रिक्शन नहीं है तो वो स्लाइडिंग आसान हो जाएगी। डेली एक्टिविटीज़ लाइक राइटिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स, लिखना, चीज़ों को पकड़ना, बैठना, इवन कहता है बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा। तो फ्रिक्शन ज़ाहिर है कि ये ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, जो बड़े सवाल जिनको हम कहते हैं, अगेन आप खुद भी बना सकते हैं, मैंने बनाए हैं, यहाँ से देख लें जहाँ से आपको ईजी लगता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फोर्स को डिफाइन करना है लेकिन उसके साथ एग्जाम्पल्स देनी है। सो डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स क्या होती है? किसी चीज़ को पुश करती है या अपनी तरफ पुल करती है। दैट चेंजेस, वो चेंजेस लेके आती है, जो शुरू में क्वेश्चन था। चेंजेस द मोशन, शेप और डायरेक्शन। मोशन को भी तब्दील कर सकती है, शक्लों को भी चेंज कर सकती है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन्स, न्यूटन्स में मेजर करते हैं और उसका फार्मूला है F=ma। तो इसको हम डिफाइन कर देंगे, F फोर्स है, M मास है, A एक्सेलरेशन है। तो ये तो डेफिनेशन होगी, साथ उसकी एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल एक हम ये दे सकते हैं, पुश अ कार। कार को जब हमने धक्का मारना है तो फोर्स लगानी है ना। व्हेन अ पर्सन पुश अ कार, जब ज़ाहिर एक बंदा एक कार को पुश करता है, दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, काजिंग इट टू मूव, उसको हरकत कराते हैं। किकिंग अ फुटबॉल, फुटबॉल को किक मारना, ये भी वही है। द फुट अप्लाइज फोर्स ऑन द बॉल, पाँव जो है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा, चेंजेज इट स्पीड एंड डायरेक्शन। स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं, फोर्स अप्लाइज ऑन द रबर बैंड, चेंजेज इट शेप, उसकी ज़ाहिर रबर बैंड की देखें ना, अब शक्ल चेंज हम कर रहे हैं फोर्स लगाने से। शोइंग दैट फोर्स कैन डिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, तो फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की शक्लें तब्दील कर सकती है। लिफ्टिंग अ बॉक्स, बॉक्स को लिफ्ट करना, वो भी आप लाइन इसकी पढ़ लें। एक डोर को ओपन करना, ये आपके सामने लाइन है, इसको पढ़ लें। तो ये एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, ये 5 एग्जाम्पल्स आपके सामने मौजूद हैं। फोर्स को डिफाइन करना और साथ उसकी एग्जाम्पलें देना, जो आपको एग्जाम्पल अच्छी लगती है वो आप दें। आगे सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये भी सिंपल सा काम है, तीनों की डेफिनेशनें देनी है और एग्जाम्पलें देनी है तीनों लॉज की। तो फर्स्ट लॉ जो है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का। एन ऑब्जेक्ट एज एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है ना, वही बात बार बार हम पढ़ रहे हैं कि जब तक बैरूनी फोर्स ना लगे एक बॉडी जो है या तो रुकी रहती है या अपनी स्पीड को मेंटेन रखती है। एग्जाम्पल, किताब एक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। दूसरी एग्जाम्पल, एक साइकिल अगर चल रही है तो फिर जब तक आप ब्रेक ना लगाएं, फ्रिक्शन ना लगाएं तो वो चलती रहती है। सेकेंड लॉ जो है जिसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, देखिए ना सेकेंड लॉ का जो फार्मूला है वो F=ma है, तो इसी फार्मूले को आप डिफाइन कर दें। द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। मास को और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर लें तो वो फोर्स के बराबर आ जाता है। और इसकी भी एग्जांपल है, एक ट्रक की एग्जांपल है, अ ट्रक रिक्वायर्स मोर फोर्स टू एक्सेलरेट देन अ बाइसिकल। ज़ाहिर है ट्रक को ज़्यादा फोर्स चाहिए एक्सेलरेट होने के लिए, तो यहाँ पे ये फोर्स और एक्सेलरेशन का ताल्लुक जो है हम उसके एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ स्मॉल बॉल फास्टर, छोटा गेंद होगा तो ज़्यादा दूर फेंकेगा, वजनी होगा, बड़ा बॉल होगा तो ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाएगा। तो ये भी फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन जो है वो हम बता देते हैं। और थर्ड लॉ जो है जिसमें एक्शन और रिएक्शन होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आप हेडिंग ये लिख देना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये भी आप नाम याद रख सकते हैं। तो थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसकी भी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्विमर्स जो है पानी को पुश करते हैं तो फिर वो आगे जाता है, एक रॉकेट जो फायर करते हैं तो उसकी गैसें नीचे को निकलती हैं तो रॉकेट ऊपर जाता है। तो ये भी दोनों एग्जाम्पलें मौजूद हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बन गया।
तीसरा जो क्वेश्चन है कहता है डिफाइन मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन बताएं एंड एक्सप्रेस न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ चेंजेस इन मोमेंटम। न्यूटन का जो सेकंड लॉ था F = ma, उसका और मोमेंटम का लिंक बनाएं। पीछे भी हमने एक आध दफ़ा लिंक बनाया है। तो मोमेंटम की डेफिनेशन पहले लिखेंगे। मोमेंटम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, मोशन की क्वांटिटी, क्योंकि उसमें m और v दोनों होते हैं। एक मोमेंटम की डेफिनेशन में ऑलवेज ये वर्ड्स इस्तेमाल करें, क्वांटिटी ऑफ मोशन, ठीक है, ये बड़ी ज़रूरी है। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन एन ऑब्जेक्ट होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, p = mv, जैसे मोमेंटम का फार्मूला है, p मोमेंटम है, m मास है, v वेलोसिटी है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज को शो कर रहा होता है। ये हमने रिलेशन बनाया था F = ΔP/T इम्पल्स वाले फार्मूले के अंदर, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ये देखें ना, ΔP/ΔT। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम, पी मोमेंटम होता है और डेल्टा जो है वो चेंज को शो कराता है। ये जो ट्राइंगल बनी हुई है, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हो गया ना मोमेंटम, वो किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो ही F = ma है, ठीक है। और उस साथ उसकी अगेन जो है आप एग्जाम्पल्स हैं वही ट्रक वाली और क्रिकेट बॉल वाली, वो आप इसमें डाल सकते हैं, या अपने सामने लिखी हुई है। चौथा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो जो हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम इनिशियल वाला और आफ्टर कोलिजन वाला वो हमेशा सेम रहता है, ठीक है, उसको आप ख़त्म नहीं करा सकते। तो यही हमने उसको एक्सप्लेन करना है। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम क्लोज होना चाहिए, बाहर से फोर्स ना लगे। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ क्लोज सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, वो वही रहता है अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। मैथमेटिकली m1v1 + m2v2 = m1u1 + m2u2। मैसेज तो वही रहते हैं, वेलोसिटी चेंज होती है ना आफ्टर कोलिजन, तो इसलिए उधर v1 v2 का है, इधर u1 u2 कह लेते हैं। ये बिफोर कोलिजन है, वो आफ्टर कोलिजन है, तो ये साथ लिख दें। m1 m2 मासेस हैं, v1 v2 इनिशियल वेलोसिटीज़ है, u1 u2 फाइनल वेलोसिटीज़ है, ठीक है। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी बहुत आप दे सकते हैं एग्जांपल्स दे के। गन और बुलेट की एग्जांपल दे लें। जैसे वो गन फायर करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम 0 होता है, लेकिन जब आप गन फायर करते हैं तो गोली जो स्पीड से जा रही है उसी स्पीड के साथ वो जो गन है वो पीछे को रिकॉइल होती है, वो हमने यहाँ लिख देना है। व्हेन अ गन इज़ फायर्ड द बुलेट मूव्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है। और स्केटर पुशिंग ईच अदर, ये भी पीछे हमने पढ़ी थी ना स्केटर वाली एग्जांपल, 60 किलो वाला 80 किलो वाला एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये दो एग्जांपल्स दे सकते हैं। 3.5 वाला लॉन्ग वाला क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ ब्लॉक। एक ब्लॉक है, कोई चीज़ है, कोई डिब्बा है, ठीक है, वो पड़ा हुआ है ऑन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर, टेकिंग इनटू अकाउंट द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस, दोनों सरफेस दरमियान फ्रिक्शन तो ज़ाहिर होनी है। तो व्हाट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब एग्जाम्पल साथ है, लेकिन मेन काम है स्टैटिक को और काइनेटिक को एक्सप्लेन करना है। तो स्टैटिक की भी डेफिनेशन दे देंगे, काइनेटिक की भी दे देंगे, और ब्लॉक के लिहाज से उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टैटिक फोर्स क्या है? द फोर्स दैट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, क्योंकि स्टैटिक वो रुका हुआ है, तो फिर उसको रुके हुए को चलने के अगेंस्ट वाली फोर्स कर रही है ना स्टैटिक। द फोर्स दैट प्रिवेंट, जो रोकती है एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग, उसको मूव करने से रोकती है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक। और काइनेटिक, कि उसकी जो मूवमेंट है उसको जो रोक रही होती है वो काइनेटिक हो जाती है। द फोर्स दैट एक्ट अगेंस्ट द मोशन ऑफ एन मूविंग, मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रही है उसको काइनेटिक कहेंगे। अब ब्लॉक के लिहाज से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। व्हेन नो फोर्स, अब ब्लॉक पड़ा हुआ है, कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर क्या होता है? द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक की वजह से वो वहीं रुका हुआ है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, अब जब फोर्स लगा रहे हैं, इफ द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द स्टैटिक फोर्स, ये सारा हमने पीछे पढ़ा था कि अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं स्टैटिक से अगर ज़्यादा हो गई है, द बॉल, वो जो ब्लॉक है, स्टार्ट्स मूविंग, वो मूव करेगा। व्हेन द ब्लॉक, अब जो मूव कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, अब उसके ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और उसकी जो मूवमेंट है उसको वो स्लो डाउन कर देगी। और अगर फर्दर कोई फोर्स नहीं लग रही तो ब्लॉक ने क्या करना है? इवेंचुअली रुक जाना है। तो ये 4 केसेस आप इसकी बता दें, बड़ा बेहतरीन ये आंसर बनता है इसका। और ये हमारा लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का असर जो है वो हमने एक्सप्लेन करना है ऑन द मोशन ऑफ व्हीकल्स, जब कोई गाड़ियां चल रही होती हैं, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टायर सरफेस एंड ब्रेक। अब वही बात, फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करना है, फ्रिक्शन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है, लेकिन एग्जाम्पल क्या लेनी है? टायर की और रोड की,
ठीक है। अब दे दें, फ्रिक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द व्हीकल मोशन स्पेशली इन टायर ग्रिप एंड ब्रेकिंग फोर्सेस। नंबर 1, टायर की सरफेस और फ्रिक्शन। अगर गुड टायर है, ठीक है, उसके थ्रेड बने हुए हैं, उसके अंदर बनी हुई हैं चीज़ें, तो वो अच्छा टायर क्या करेगा, प्रोवाइड मोर ग्रिप, ज़्यादा ग्रिप देगा, प्रिवेंटिंग स्किडिंग वेट रोड पे स्किडिंग वगैरह जो है वो नहीं होगी अगर टायर अच्छे वाला है। वार्न आउट टायर है, टायर अगर आपका सही नहीं है तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा और आपका रिस्क हो जाएगा स्लिप करने का। ब्रेक जब लगानी है, ब्रेकिंग फोर्स और उसकी जो फ्रिक्शन, वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड स्लोज डाउन द व्हीकल। जब ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से टायर चूँकि उसके साथ रगड़ खा रहा है तो हम रोकना चाहेंगे तो उसकी जो व्हीकल की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। और डिफरेंट सर्फेसिस भी होती हैं। अगर ड्राई रोड है, रोड आपकी जो है वो बिल्कुल ड्राई है, खुश्क है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होनी है, वहाँ पे रोकना गाड़ी को आसान होता है। और अगर वेट रोड आ जाए, आईसी, उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, तो फिर फ्रिक्शन कम हो जाएगी और आपको रोकने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रोकेंगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चले जी, ये हमारा पूरी वो एक्सरसाइज थी, कोशिश की मैंने इसको एक्सप्लेन करने की। जो आपको सही समझ आते हैं, लगता है कि अच्छे सवाल रेडी हुए हैं, आप करें। जहाँ पे लगता है कि नहीं मज़ा नहीं आया, वो आप खुद से भी फिर ट्राई मारें। मैंने जो मेरे से हो सकता था वो मैंने किया। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज आपकी आपके सामने, आप इसको तैयार करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।